है कि अभी तक मैकेनिक्स में जब भी हम लोग बात करते थे कि बॉडी पर फोर्स लगाई है, तो हम उसके अंदर डिफॉर्मेशन नहीं मानते थे कोई, मतलब बॉडी का शेप और साइज अनचेंज मानते थे अभी तक, रोटेशनल मैकेनिक्स तक। यहाँ पर आप ये कहोगे कि जब भी कोई एक्सटर्नल फोर्स आप लगाओगे किसी भी बॉडी के ऊपर, किसी भी बॉडी पर, तो उसमें कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशंस आएंगी ही आएंगी, कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशंस आएंगी, चाहे वो कितनी ही रिजिड बॉडी हो, कितनी ही सॉलिड बॉडी क्यों ना हो, डिफॉर्मेशंस कंफर्म है। चाहे वो कितने, उसका लेवल ऑफ डिफॉर्मेशन, डिग्री ऑफ डिफॉर्मेशन कम ज्यादा हो सकता है, बट डिफॉर्मेशन 100% श्योर है, चाहे वो कोई भी मटेरियल हो। और डिफॉर्मेशन कई तरीके से हो सकते हैं। डिफॉर्मेशन हो सकता है बॉडी की साइज में हो रहा हो, डिफॉर्मेशन हो सकता है बॉडी के शेप में हो रहा हो, और यह हो सकता है कि डिफॉर्मेशन इन दोनों के अंदर हो रहा हो, मतलब बॉडी की शेप और साइज दोनों चीजें बदल रही हैं, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। डिफॉर्मेशन दोनों में आ सकता है। और इसी हिसाब से कुछ अलग अलग टाइप ऑफ इलास्टिसिटी आपको बताया जाएगा, डिफॉर्मेशन किस में आ रहा है उसके हिसाब से टाइप ऑफ इलास्टिसिटी। बट मोटे मोटे लेवल पर ये कहोगे ना कि जब भी कोई आप एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे तो बॉडी में जो डिफॉर्मेशन आएगी वो डिफॉर्मेशन अप्लाइड फोर्स के प्रपोर्शन में जाएगी, ये एक ब्रॉड लेवल पर, चाहे वो डिफॉर्मेशन किसी भी चीज में आए, बट ये कहा जाएगा डिफॉर्मेशन विल बी प्रपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स। मतलब ब्रॉड लेवल की बात कर रहे हैं, ब्रॉड लेवल पर डिफॉर्मेशन प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स की बात कर रहे हैं। और प्रिसाइज लेवल पर बात करेंगे तो दो टर्म्स हम डिफाइन करने जा रहे हैं। उसमें से एक ये है कि एक्सटर्नल फोर्स डिवाइडेड बाय द एरिया, डिवाइडेड बाय एरिया, इसको हम एक नया टर्म इंट्रोड्यूस करेंगे, स्ट्रेस और डिग्री ऑफ डिफॉर्मेशन। मतलब दो टर्म्स हम यहाँ पर डिफाइन करने जा रहे हैं। एक टर्म आप डिफाइन करोगे स्ट्रेस का और एक टर्म आप डिफाइन करोगे स्ट्रेन का। स्ट्रेस और स्ट्रेन, जो स्ट्रेस है ये प्रोपोर्शनल होगा एफ एक्सटर्नल के, और स्ट्रेन प्रोपोर्शनल होगी डिग्री ऑफ डिफॉर्मेशन की। डिग्री ऑफ डिफॉर्मेशन मतलब स्मॉल डिफॉर्मेशन है या लार्ज डिफॉर्मेशन है, उसके अकॉर्डिंग वो चीज हम स्ट्रेन के थ्रू मेजर करेंगे। और तीन तीन टाइप की डिफॉर्मेशन होंगी, बट किसी भी डिफॉर्मेशन में डिफॉर्मेशन तीन टाइप्स की होंगी, बट जो भी डिफॉर्मेशन होगा एक कॉमन चीज आती है, एक कॉमन चीज, और वो होती है स्ट्रेस इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ये एक कॉमन पैरामीटर रहेगा आपका, स्ट्रेस इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन। और इनके बीच जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, दैट मींस स्ट्रेस इक्वल टू सम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, उसको मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के नाम से पढ़ोगे। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मल्टीप्लाइड बाय द स्ट्रेन। ये जनरलाइज बता रहे हैं इन जनरल कि अगर एक्सटर्नल फोर्स लगाया है, डिफॉर्मेशन हुआ है साइज में, शेप में या दोनों में कुछ भी, तो अ फिजिकल क्वांटिटी नोन एज स्ट्रेस विच इज प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स, अ स्ट्रेन प्रोपोर्शनल टू द डिग्री ऑफ डिफॉर्मेशन, और इन दोनों के बीच में प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस कर रहे हो, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब तीन तीन टाइप के डिफॉर्मेशन सब बताने जा रहे हैं आपको, 3 टाइप ऑफ डिफॉर्मेशन, एंड अकॉर्डिंगली मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के कुछ नाम दिए जाएंगे। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का नाम, नंबर 1 पहला लिखो आप, फर्स्ट इज डिफॉर्मेशन इन द लेंथ। फर्स्ट पॉइंट, डिफॉर्मेशन इन लेंथ। उसमें क्या बोल रहे हैं ना, डिफॉर्मेशन इन लेंथ में हम क्या कह रहे हैं कि सपोज हमारे पास कोई एक वायर है जो एक साइड पर हमने क्लैंप कर रखा है, मतलब इस साइड पर क्लैंप्ड है, नॉन मूविंग पॉइंट, और इसकी अपनी कुछ एक लेंथ है L0, और फिर इस पर हमने कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया F एक्सटर्नल। तो आइडियल कंडीशंस में तो ये मानते हैं कि बॉडी की लेंथ में कोई चेंज नहीं आएगा आइडियल कंडीशंस में, बट प्रैक्टिकली फोर्स लगाने पर कुछ ना कुछ लेंथ बदल जाएगी इसकी, और ये कुछ इंक्रीज कर जाएगा, इसकी लेंथ कुछ इंक्रीज करेगी।
दैट मीन्स वो इंक्रीज ऑफ लेंथ हम मान के चल रहे हैं यहाँ पर डेल्टा एल का, डेल्टा एल इंक्रीज इन द लेंथ। इसकी वजह से, फोर्स लगाने की वजह से लेंथ थोड़ी सी बढ़ेगी इसकी, और जब ये लेंथ बढ़ेगी तो इनके अंदर के जो एटम्स होंगे वो इसको रेजिस्ट कर रहे होंगे चेंज इन लेंथ को। मतलब कि जो मटेरियल होगा वो इस एक्सटर्नल फोर्स के साथ फाइट करेगा और एक रेजिस्टेंस की फोर्स लगाएगा बैकवर्ड डायरेक्शन में, इनसाइड, इसको अपोज करने के लिए। A resistive force FR, resistive force applied by the material to fight with external force to resist this change, change को रोकने के लिए। और जब इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाएगा तो रेजिस्टेंस की फोर्स और ये फ्रिक्शन जो एक्सटर्नल फोर्स है ये दोनों इक्विलिब्रियम टाइम पर बराबर कहे जाएंगे। दैट मींस फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस इज सेम एज द फोर्स एक्सटर्नल एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब जितना डिफॉर्मेशन होना था वो हो चुका, अब और कोई एक्स्ट्रा डिफॉर्मेशन नहीं आएगी। जो डिफॉर्मेशन अचीव करना था उतना अचीव कर लिया है, इस फोर्स की वजह से फर्दर और डिफॉर्मेशन नहीं जाने वाला, फाइनल डिफॉर्मेशन आ चुका है। उस टाइम पर मटेरियल की रेजिस्टेंस वाली फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स दोनों सेम मैग्नीट्यूड के होंगे बट डायरेक्शन वाइज अपोजिट हो जाएंगे, तो मैग्नीट्यूड में ये दोनों बराबर। और अब यहां पर आपसे कह रहे हैं एट दिस मोमेंट, इक्विलिब्रियम आने के बाद, इक्विलिब्रियम आने के बाद एक्सटर्नल फोर्स डिवाइडेड बाय इसका यहां पर जो क्रॉस सेक्शनल एरिया बनेगा, रॉड का यहां वाला एरिया, अगर ये क्रॉस सेक्शनल एरिया कैपिटल ए मान लें आप कि फोर्स जहां पर लगाई है वहां पर एरिया कैपिटल ए है, तो एक्सटर्नल फोर्स डिवाइडेड बाय कैपिटल ए, इसको हम यहां पर डिफाइन करने जा रहे हैं क्वांटिटी स्ट्रेस। तो जनरलाइज वे में यही मैंने कहा था कि स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू द फोर्स है, बट प्रिसाइज वे में स्ट्रेस इज एक्चुअली फोर्स डिवाइडेड बाय द क्रॉस सेक्शनल एरिया। मैं 2-3 बार एक स्टेटमेंट मैंने रिपीट की है, ये इक्वेशन तब सही है जब इक्विलिब्रियम आ चुका हो इसके अंदर। और इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है, डिफॉर्मेशन का फाइनल स्टेज आ चुका है, उस टाइम पर ये दोनों फोर्सेस बराबर हैं, तब जाकर के आप कहोगे कि स्ट्रेस बराबर एक्सटर्नल फोर्स एंड डिवाइडेड बाय द एरिया कैपिटल ए। फोर्स बाय एरिया है तो नेचुरल सी बात है इसकी यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बन जाएगी। और अगर इक्विलिब्रियम अचीव नहीं हुआ है, मतलब कि अभी भी हम डिफॉर्मेशन के प्रोसेस में हैं, ये चीज तब है जब डिफॉर्मेशन का प्रोसेस खत्म हो चुका है। अगर डिफॉर्मेशन का प्रोसेस ऑन गोइंग है, चल रहा है डिफॉर्मेशन अभी, तो उस कंडीशन में रेजिस्टेंस की फोर्स डिवाइडेड बाय द क्रॉस सेक्शनल एरिया इज डिफाइंड एज स्ट्रेस। दैट मींस एक्चुअल में स्ट्रेस की जो डेफिनेशन है वो है रेजिस्टेंस की फोर्स डिवाइडेड बाय द क्रॉस सेक्शनल एरिया, बट क्योंकि इक्विलिब्रियम के टाइम पर ये दोनों बराबर हो जाते हैं तो डेफिनेशन बन जाती है स्ट्रेस बराबर एक्सटर्नल फोर्स डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया। मतलब ये रिजल्ट आप लगाएंगे व्हेन द डिफॉर्मेशन इज ऑनगोइंग, कंटिन्यू है, अभी डिफॉर्मेशन अभी खत्म नहीं हुआ है, तब तो ये रहेगा। डिफॉर्मेशन पीरियड खत्म हो गया तब आप ये इक्वेशन लगाओगे इक्विलिब्रियम पर। ठीक है, दिस इज स्ट्रेस। और प्रिसाइजली बात करेंगे तो इट इज कॉल्ड एज लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। और जो डिफॉर्मेशन हुआ है वो लेंथ में हुआ है, मतलब लेंथ इसकी इंक्रीज हो गई है, तो चेंज इन लेंथ बाय दिस ओरिजिनल लेंथ एल नॉट, इसको हम अपना डिफाइन करने जा रहे हैं क्वांटिटी स्ट्रेन। और प्रिसाइज वे में बात करेंगे तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन कहेंगे। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन विच इज द डिग्री ऑफ डिफॉर्मेशन चेंज इन लेंथ बाय द ओरिजिनल लेंथ। और एज अ जनरल लॉ stress and strain are proportional to each other, so this stress will be proportional to this value, means f by a, f external by a is proportional to this value, और equal to साइन लगा करके यहाँ पर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और यहाँ पर जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है उसका अलग से एक नाम देते हैं कैपिटल वाई से, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी।
इस मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को y से रिप्रेजेंट करेंगे एंड y यंग्स मॉडुलस के नाम से पढ़ेंगे इसको। ठीक है, आज मैं क्रॉस क्वेश्चन तो नहीं हो पा रहा, बट अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो आप अलाउ कर सकते हो, रेज कर सकते हो हैंड वगैरह। एफ एक्सटर्नल बाई एरिया बराबर यंग्स मॉडुलस इनटू चेंज इन लेंथ बाई ओरिजिनल लेंथ। दो बातें फिर से रिपीट कर रहे हैं। एक, अगर आप स्ट्रेस की प्रॉपर डेफिनेशन पूछोगे तो प्रॉपर डेफिनेशन में वो इंटरनल फोर्स पर यूनिट एरिया है। मटेरियल जो फोर्स लगा रहा है वो पर यूनिट एरिया इज एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ द स्ट्रेस, बट एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम internal and external forces are equal and therefore stress is external force per unit area. This first type है, first type of deformation which is called Young's modulus. Second, अच्छा एक और चीज बता रहे हैं आपको, देखिए जैसे ये आपने पढ़ा ना, इसमें एक और चीज देखिए, दैट मीन्स कि अगर हमारे पास मान लो कोई एक वायर हो, सपोज दैट एक वायर है और उसको हमने ऊपर सीलिंग से अटैच कर दिया, एक वायर को ऊपर वर्टिकली हैंग किया और इसके ऊपर कुछ मासेस अटैच करने जा रहे हैं, इस पर हम कुछ मासेस ऐड करेंगे और वायर का मास नेग्लेक्ट कर रहे हैं, मास ऑफ वायर को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, अलग से कुछ मासेस ला करके इसके साथ अटैच करेंगे। तो जब तक हमने कोई मास नहीं लगाया होगा तब तक इसकी लेंथ को हम यहाँ पर एल नॉट के नाम से कहेंगे, नेचुरल लेंथ। एल नॉट इज अनडिफॉर्म, अनडिफॉर्म्ड है ये। अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम इसके ऊपर कुछ मास रखेंगे बॉटम साइड पर कुछ इससे वेट हैंग करेंगे और वेट हैंग करने की वजह से इसकी लेंथ बढ़ेगी। तो जैसे ही हम इसके ऊपर कुछ मास रखेंगे या कुछ फोर्स लगाएंगे, तो सपोज दैट हमने कोई एक एक्सटर्नल फोर्स लगाई इन फॉर्म ऑफ वेट mg या किसी भी फॉर्म में हमने इसके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स लगाई और वो एक्सटर्नल फोर्स कांस्टेंट है, जो हमने फोर्स पुट की है वो कांस्टेंट है। ये फोर्स कोई वेट भी हो सकता है, बॉडी का वेट भी हो सकता है, यहाँ पर कुछ मास लगा सकते हो, वो फोर्स है। और जब इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होगा, इक्विलिब्रियम, तब तक इसकी लेंथ कुछ इंक्रीज कर चुकी होगी। वो मान लेते हैं कि जो लेंथ इंक्रीज हुई है वो डेल्टा एल थी इक्विलिब्रियम टाइम पर। उस टाइम पर एफ एक्सटर्नल और ये जो मटेरियल की अंदर वाली फोर्स है, मटेरियल की रेजिस्ट करने वाली फोर्स एफ इंटरनल या एफ मटेरियल, मटेरियल जो फोर्स लगा रहा है और बाहर से जो फोर्स लगा रहे हैं, ये फाइनली बराबर हो जाएंगे। ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है और ये स्टार्टिंग पॉइंट है। बट इन बिटवीन जब डिफॉर्मेशन चल रहा होगा, अभी इनके बीच की कोई स्टेज ले अगर, और उस समय ये बॉडी सिर्फ कोई एक्स डिस्टेंस एलोंगेट हुआ है, डिस्टेंस एक्स से एलोंगेट हुआ, दैट मीन्स कि डिफॉर्मेशन प्रोसेस कंटिन्यू है, अभी चल रहा है। अभी उस टाइम पर हम लोग जो फोर्स लगा रहे हैं वो तो कांस्टेंट है, एफ एक्सटर्नल जो हमने लगा रखा है ये कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का है, लेकिन जो मटेरियल फोर्स लगा रहा होगा वो अंदर की तरफ लगा रहा होगा, एफ मटेरियल, और ये इस टाइम पर एक वेरिएबल फोर्स होगा। बिकॉज आपने जो फोर्स लगाई, हमने जो फोर्स लगाई, फॉर एग्जांपल 20 न्यूटन की फोर्स लगाई, तो जब तक और जब मटेरियल अनडिफॉर्म था तो मटेरियल कोई फोर्स नहीं लगा रहा था, यहाँ पर फोर्स बाय द मटेरियल वाज जीरो। धीरे धीरे मटेरियल की फोर्स बढ़ेगी 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 और बढ़ते बढ़ते एक ऐसी स्टेज आ जाएगी जब मटेरियल भी उतना ही फोर्स लगा रहा होगा 20 न्यूटन के बराबर। बट वो स्टेज आने में कुछ टाइम लग जाएगा और उतने टाइम के अंदर वायर कुछ स्ट्रेच कर जाएगा, एलोंगेट कर जाएगा डेल्टा एल के अबाउट। इन बिटवीन हमारी फोर्स तो 20 न्यूटन है, बट जो मटेरियल फोर्स लगा रहा है वो इन बिटवीन लेस देन 20 न्यूटन होगा, और तभी ये चीज और एलोंगेट होगी।
अदरवाइज एलोंगेशन यहीं पर बंद हो जाता। तो जब तक एलोंगेशन कंटिन्यू है तब तक मटेरियल की फोर्स हमारे फोर्स से लेस होती है 20। और अब अगर आप स्ट्रेस पूछोगे, इस पॉइंट पर स्ट्रेस, तो यहाँ पर स्ट्रेस की जो रियल डेफिनेशन है उसमें फोर्स बाय द मटेरियल डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया। मतलब दिस विल नॉट बी 20 डिवाइडेड बाय ए, 20 अपॉन ए, यहाँ पर स्ट्रेस नहीं होगा, 20 बाई ए का स्ट्रेस यहाँ पर होगा। इनफैक्ट अगर हम न्यूमेरिकल वैल्यूज में ना जाएं और सिंबल्स में आ जाएं तो इस स्ट्रेस को हम कह सकते, और यहाँ पर स्ट्रेन, सॉरी, इस पॉइंट पर स्ट्रेन की बात करें अगर, तो स्ट्रेन एट दिस पॉइंट विल बी इक्वल टू दिस डिफॉर्मेशन स्मॉल एक्स डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल लेंथ एल नॉट। और ये दोनों के बीच प्रोपोर्शनलिटी होगी, इसके और इसके बीच में प्रोपोर्शनलिटी होगी। कहने का मतलब ये हुआ, जितना ये डिफॉर्म होता जाएगा मटेरियल की फोर्स उतनी ज्यादा लगती जाएगी। मोर डिफॉर्मेशन मोर फोर्स, एक्स्ट्रा डिफॉर्मेशन एक्स्ट्रा फोर्स, जितनी ज्यादा डिफॉर्मेशन उतनी ज्यादा फोर्स, और एक टाइम आ जाएगा जब ये फोर्स बाहर वाले फोर्स के बराबर हो जाएगी। इसको हम इक्विलिब्रियम का स्टेज कह रहे हैं। और इसीलिए कहा जा रहा है स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। कुछ लोग ये समझते हैं स्ट्रेन प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस, कुछ लोग ये समझते हैं, कुछ लोग कहते हैं स्ट्रेन प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस है, और कुछ कहते हैं कि नहीं स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन है। इनमें से करेक्ट क्या होगा, दोनों में से कौन किसके प्रोपोर्शन में है? स्ट्रेस स्ट्रेन Stress is प्रोपोर्शनल टू directly स्ट्रेन। proportional कौन to किसका strain. आउटकम है? सर मतलब कि स्ट्रेस स्ट्रेन का आउटकम है। स्ट्रेन Yes. की वजह से स्ट्रेस आ रहा है या स्ट्रेस की वजह से स्ट्रेन आ रहा है? तो स्ट्रेन की वजह Strain से की वजह स्ट्रेन की वजह से stress- स्ट्रेस आ रहा है। स्ट्रेस एक काइंड ऑफ टेंशन फोर्स है यार। स्ट्रेस क्या है? अगर फोर्स बाय एरिया तो इट इज समथिंग लाइक प्रेशर है। तो हमारे और आपके ऊपर इस समय एग्जाम्स का स्ट्रेस है, हमारे और आपके भी। हमारे पे तो नहीं है, तुम लोगों पे है, मेरे पे नहीं है। तुम लोगों के ऊपर इस टाइम पर एग्जाम्स का, प्रैक्टिकल का, दुनिया भर का स्ट्रेस है। उसको एकेडमिक स्ट्रेस कह दो, एकेडमिक स्ट्रेस। तो उस स्ट्रेस के पीछे रीजन होना चाहिए एग्जाम्स। दैट मीन्स स्ट्रेस के पीछे का जो रीजन है वो है स्ट्रेन, और जितना बड़ा रीजन उतनी बड़ी स्ट्रेस। बड़ा एग्जाम होगा तो बड़ा स्ट्रेस आएगा, छोटा एग्जाम है तो छोटी स्ट्रेस आएगी। ये सिंपल सी थ्योरी है। मोर स्ट्रेन मोर स्ट्रेस, लेस स्ट्रेन लेस स्ट्रेस। दैट्स व्हाई स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन इज द राइट वे, स्ट्रेन प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेस इज अ रॉन्ग वे। तो ऐसे में मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर मैं एक ग्राफ प्लॉट करना चाहूं, एक ग्राफ दिखाना चाहूं स्ट्रेन वर्सेस स्ट्रेस, किस टाइप से ग्राफ आएगा यार? अगर स्ट्रेस को वाई एक्सिस पर प्लॉट करा जाए और स्ट्रेन को हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर प्लॉट किया जाए। और बड़ा सिंपल सा रीजन है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर आप वो क्वांटिटी रखते हो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और डिपेंडेंट वेरिएबल को हमेशा वाई एक्सिस पर रखते हैं। और स्ट्रेन मतलब डिग्री ऑफ डिफॉर्मेशन, जितना ज्यादा डिफॉर्मेशन उतनी ज्यादा स्ट्रेस। तो स्टार्ट करो, स्टार्टिंग में कोई डिफॉर्मेशन नहीं था, नो डिफॉर्मेशन नो स्ट्रेस, जीरो। सबसे ज्यादा डिफॉर्मेशन लास्ट पॉइंट पे आएगा, सबसे ज्यादा डिफॉर्मेशन, सबसे ज्यादा स्ट्रेस ये यहां कहीं पर आएगा। और इन बिटवीन जैसे जैसे डिफॉर्मेशन ग्रो कर रहा था वैसे वैसे अंदर स्ट्रेस बढ़ रहा था, इसके मटेरियल के अंदर स्ट्रेस इंक्रीज हो रहा था, प्रोपोर्शनलिटी के साथ इंक्रीज हो रहा था। एंड दैट इज व्हाई अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ, बिकॉज प्रोपोर्शनलिटी के साथ बढ़ रहा है, स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन। यस सर। बट ये जो फिनोमिना है ना कि स्ट्रेस विल बी प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन, इसकी भी एक लिमिट होती है। स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन की भी अपनी एक लिमिट है, और उसको नाम दिया जाता है लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी। लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी बोलते हो आप जहां तक स्ट्रेस और स्ट्रेन प्रोपोर्शन में जाएंगे।
ये वो पॉइंट हो गया, मतलब अगर हम O से स्टार्ट करें तो ये पॉइंट A आ गया. दिस A point is the limit of elasticity up to which stress and strain are proportional. बट अगर मैं उसके बाद भी और ज्यादा स्ट्रेच करूं, मैं अपना फोर्स इंक्रीज कर दूं, 20 की बजाय 30 कर दूं, 40 कर दूं, 50 कर दूं, जिससे ये और ज्यादा स्ट्रेच करे. जितना स्ट्रेच करेगा उतनी अंदर स्ट्रेस आएगी. तो इस लिमिट के बाद स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच प्रोपोर्शनलिटी खत्म हो जाती है. मतलब स्ट्रेन बढ़ेगा, स्ट्रेन बढ़ने पर स्ट्रेस बढ़ेगा, बट लीनियर इक्वेशन से नहीं बढ़ेगा. और थोड़ा सा कर्व ग्राफ आ जाता है यहाँ पर, स्लाइटली कर्व. तब कम फोर्स लगा करके ज्यादा स्ट्रेन मिल जाती है आपको. एक्सक्यूज मी सर, मतलब थोड़े से ही फोर्स में वायर ज्यादा स्ट्रेच कर जाएगा. स्मॉलर स्ट्रेस करस्पॉन्डिंग टू लार्जर स्ट्रेन. ज्यादा डिफॉर्मेशन पर कम रेजिस्टेंस आएगी. इसको ऐसे भी कहते हैं कि मटेरियल की आदत पड़ गई है, उसको डिफॉर्मेशन की आदत पड़ गई है. अब ज्यादा डिफॉर्म होने के बाद रेजिस्ट नहीं कर रहा, वो हैबिचुअल हो चुका है कि क्या फायदा रेजिस्ट करने का. तो स्ट्रेस कम कर लिया उसने. भाई जब आपको पता है कि ये प्रॉब्लम खत्म होने वाली नहीं है, लाइफ में कोई प्रॉब्लम है जो कभी खत्म ही नहीं होनी है, तो काहे का स्ट्रेस, भगाओ स्ट्रेस कर. स्ट्रेस कम करो. जब आपको पता है कि ये प्रॉब्लम सस्टेन रहेगी तो एंजॉय करो. ये पॉइंट बी. लेकिन इन मटेरियल्स की एक और खास बात होती है, जैसे ही आप अपना ये फोर्स हटाओगे ना, जैसे ही ये 20 न्यूटन की एक्सटर्नल फोर्स हटाओगे, ये वापस उसी लेंथ पे पहुंच जाएंगे जिस लेंथ पे थे. मतलब हमारे फोर्स लगाने से ये एलोंगेट कर गए, लेकिन अगर अपना फोर्स मैं रिमूव कर दूं तो ये बड़ी जो इंक्रीज हुई लेंथ थी, जितनी लेंथ इनकी इंक्रीज थी, ये वापस जीरो हो जाएगी एंड मटेरियल बैक टू अनडिफॉर्म स्टेट. और ये फीचर जब एक्सटर्नल फोर्स हटाने के बाद मटेरियल वापस पहले जैसा हो जाए, ये फीचर कहलाता है आपका इलास्टिक प्रॉपर्टी. इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल. मतलब आज आप मस्ती कर रहे हैं, हम लोग एंजॉय कर रहे हैं, आज बहुत मस्ती कर रहे हैं. एग्जाम्स आया, हमारे ऊपर स्ट्रेस आया, एग्जाम खत्म, बैक टू द नॉर्मल जैसा एग्जाम से पहले थे, फिर मस्ती करने लगे. तो आप इलास्टिक हो, आप इलास्टिक हो. एक्सटर्नल फैक्टर हटा और वापस वैसे ही हो जाओ जैसे पहले थे. तो ये मटेरियल पॉइंट बी तक इलास्टिक है. यहां तक वो इलास्टिक मटेरियल है. जिसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही आप एक्सटर्नल फोर्स हटाओगे वो वापस लौट आएगा. देखिए, इलास्टिक बिहेवियर और लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी में डिफरेंस समझो आप. लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी ये है, वहां तक का डिफॉर्मेशन जब तक कि रेजिस्टेंस वाली फोर्स डिफॉर्मेशन के डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है. मतलब ये डबल होगा तो ये भी डबल होगा, ये ट्रिपल होगा तो ये भी ट्रिपल हो जाएगा. प्रोपोर्शनलिटी है. उसके बाद कुछ इंटरवल ऐसा है जिसमें अगर ये x 2 टाइम्स बढ़ेगा, मतलब डिफॉर्मेशन डबल होगी, तो स्ट्रेस मे बी 1.5 टाइम्स बढ़े, मे बी 1.7 टाइम्स बढ़े. बढ़ेगा लेकिन डबल नहीं बढ़ेगा. वो A से B वाला पोर्शन है. इसके बाद अगर फर्दर हम अपनी जिद पे आ जाए कि नहीं हम और फोर्स लगाएंगे, वायर को और ज्यादा खींचेंगे और स्ट्रेच करेंगे, उसको खींचने पे ही लगे उसको, तो मटेरियल का इलास्टिक प्रॉपर्टी खत्म हो जाता है. अब वो बन जाता है प्लास्टिक. और प्लास्टिक प्रॉपर्टी किसको बोलते हैं? मटेरियल को डिफॉर्म करके छोड़ने के बाद वो वापस पहले जैसा ना हो पाए. एक मटेरियल को डिफॉर्म किया और डिफॉर्म करके जिस फोर्स के साथ उसको डिफॉर्म किया था वो फोर्स हटा दी और मटेरियल वापस पहले जैसा नहीं हो पाए अगर, तो वो एक प्लास्टिक मटेरियल है. वो इस स्टेज के बाद आएगा.
मतलब पॉइंट बी के बाद स्ट्रेन बढ़ने पर स्ट्रेस बढ़ेगा, एक रैंडम सा कर्व आएगा, वो बड़ा रैंडम सा कर्व, और कोई पॉइंट सी आ जाएगा मान लीजिए, जहां पर जा करके मटेरियल अब प्लास्टिक हो चुका है। मतलब बी टू सी आप ये कह सकते हो कि बी टू सी बिहेवियर चेंज हो रहा है, बी टू सी में बिहेवियर चेंज है। यहां पर वो इलास्टिक मटेरियल है, यहां पर वो प्लास्टिक मटेरियल है, इलास्टिक से प्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, इलास्टिक टू प्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन और चेंज, मटेरियल का नेचर बदल रहा है वहां पर। एक चीज नोटिस करिएगा, स्ट्रेन बढ़ने के साथ साथ स्ट्रेस हमेशा बढ़ रहा है, जितना ज्यादा स्ट्रेन उतनी ज्यादा स्ट्रेस, बट लीनियरिटी सिर्फ यहीं तक है, उसके बाद ये सब कर्व बन रहा है। और प्लास्टिक होने के बाद अगर और ज्यादा उसको एलोंगेट किया, प्लास्टिक मटेरियल होने के बाद फिर से और एलोंगेट कर दिया, तो ये थोड़ा सा स्ट्रेस बढ़ता है, फिर स्ट्रेस घट जाता है, स्ट्रेस बढ़ करके रिड्यूस हो जाता है, और एक पॉइंट आता है जब ये मटेरियल बिल्कुल ब्रेक कर जाएगा, टूट जाता है, उसको बोलते हैं ब्रेकिंग पॉइंट। तो 4 स्टेजेस है डिफॉर्मेशन की। अप टू अ स्मॉल डिफॉर्मेशंस इंटरनल फोर्स एंड डिफॉर्मेशन आर प्रोपोर्शनल। ओ से ए तक, ओ से ए लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी। देन आफ्टर स्ट्रेस एंड स्ट्रेन आर नॉट proportional, but material is still elastic. Material still elastic means the moment this force is withdrawn, the moment this force is removed, material will be back to the original form. It will be back to original form. Still अभी elastic है ये। उसके बाद वो स्टेज आती है कि अगर आप ये फोर्स हटा दोगे तो मटेरियल वापस पहले जैसा कभी नहीं हो पाएगा, कुछ ना कुछ परमानेंट डिफॉर्मेशन बच जाएगी, परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाती है उसमें, और वो हम कह रहे हैं कि मटेरियल ग्रेजुअली प्लास्टिक होता जा रहा है। और ज्यादा फोर्स लगाओगे तो एक वो स्टेज आएगी जब ये डिफॉर्म होने की बजाय टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, वो पॉइंट डी से डिनोट कर रहे हैं। और टूटने के बाद स्ट्रेस खत्म, मरने के बाद कौन सा स्ट्रेस? स्ट्रेस तभी तक है जब तक जिंदा है, मर गए सारा स्ट्रेस खत्म, स्ट्रेस अचानक से 0 होगा। ठीक है, ये पॉइंट है। तो ये ए पॉइंट आपका लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी है, लिख दे रहा हूं, लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी, LOE, लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी। बी पॉइंट जिसके बाद उसका इलास्टिक बिहेवियर खत्म हो रहा है, इसको यील्ड पॉइंट कहते हैं, यील्ड पॉइंट। यील्ड पॉइंट मतलब उस पॉइंट के बाद उसका अब इलास्टिक नेचर खत्म। और डी पॉइंट जो है, मतलब सी पॉइंट उसका प्लास्टिक पॉइंट है, जहां से वो टोटली प्लास्टिक हो गया। और डी पॉइंट ब्रेकिंग पॉइंट है, जहां पर वो टूट रहा है। और जिस पॉइंट पर वो टूट रहा है उसके करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस होगा, उसके करस्पॉन्डिंग जो भी स्ट्रेस की वैल्यू होगी, ये कहलाएगी आपकी ब्रेकिंग स्ट्रेस। मतलब इतना स्ट्रेस होने के बाद वो टूटेगा। टूटने का मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रेस लाइफ में हो गया तो एक ही ऑप्शन बचता है, लाइफ खत्म कर ली जाए, इतना स्ट्रेस हो गया। ठीक है भाई, देखो आज बात नहीं हो पा रही है, थोड़ा अजीब लग रहा है, बट उधर से कोई जवाब नहीं आ रहे, कुछ बातें नहीं हो पा रही है। ठीक है यार, कुछ लोग अगर समझ आ गया हो तो यस और नो करके रिप्लाई कर दो, थोड़ा सा आइडिया हमको भी लेके, बिकॉज यस सर आ गया। मन में चल रहा है ये यस ना, सर आ गया। समझ नहीं पा रहे कुछ भी। तो अगर चीजें समझ आ रही हो तो हम आगे बढ़ जाए। ठीक है, थैंक यू जी, थैंक यू। ठीक है पांडे जी, धन्यवाद, थैंक यू बच्चों। ये यहाँ तक की कहानी है यार पूरी। अच्छा, अब इसके बाद क्या होता है, 2 तरीके के मटेरियल्स होते हैं, प्लास्टिक होने के बाद
और टूटने के बीच में, प्लास्टिक से टूटने के बीच में, या यूं कह लीजिए इलास्टिक लिमिट और ब्रेक करने की जो लिमिट है, इलास्टिसिटी और ब्रेक करने की लिमिट, अगर इनमें डिफरेंस कम है, मतलब कोई मटेरियल प्लास्टिक होने के बाद तुरंत टूट जाता है और कुछ मटेरियल ऐसे हैं जो प्लास्टिक होने के बाद काफी लंबे समय तक अपने आप को बचाते हैं और उसके बाद टूटते हैं, मतलब कि सी और डी पॉइंट्स के बीच जितना ज्यादा डिफरेंस होगा, जितना ज्यादा डिफरेंस पॉइंट सी और पॉइंट डी के बीच में, ऐसे मटेरियल कहलाएंगे हमारे लिए डक्टाइल। डक्टाइल मटेरियल्स जिनका ब्रेकिंग पॉइंट और प्लास्टिक पॉइंट के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस है, मतलब इलास्टिसिटी लूज करने के बाद भी टूटेंगे नहीं वो। ठीक है, हम इलास्टिक नहीं है, प्लास्टिक हो गए, बट टूटेंगे नहीं, जल्दी नहीं टूटेंगे, वो डक्टाइल है। और जो जल्दी टूट जाए वो आपके लिए एक दूसरे टाइप के मटेरियल्स कहलाते हैं, दे आर कॉल्ड ब्रिटल मटेरियल्स, जो जल्दी टूट जाते हैं। सेकंड कैटेगरी है इसकी। ठीक है, सो प्लास्टिक टू ब्रेकिंग पॉइंट, इफ देयर इज अ लार्ज डिफरेंस, डक्टाइल, वेरी स्मॉल डिफरेंस, ब्रिटल मटेरियल, नाजुक नाजुक मटेरियल्स हैं ये, तुरंत टूट जाते हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा सा कंसेप्ट को समझने के लिए एक प्रॉब्लम करेंगे। इसी से रिलेटेड है, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन करेंगे। और क्वेश्चन ये है, हमने एक वायर लिया, मासलेस वायर। क्वेश्चन ये है कि हमने एक मासलेस वायर लिया है L0 का, और जैसा कि मैंने कहा था कि हमें कोई फोर्स लगानी पड़ेगी, एक्सटर्नल फोर्स चाहिए। स्ट्रेस का रीजन हमेशा, मैंने पहले भी बोला हुआ है, हमें और आपको जो स्ट्रेस होता है अपनी वजह से कभी नहीं होता, स्ट्रेस देने वाला कोई और है। उस ठीक है, स्ट्रेस का रीजन बाहर होता है हमेशा। तो ये जो वायर है ये अपने आप कोई स्ट्रेस नहीं दे रहा, बिल्कुल मस्त है, मौजिला है बिल्कुल। इसके नीचे जैसे ही आप एक मास लगाओगे, हमने इसके नीचे एक मास अटैच कर दिया, अब इसमें टेंशन आ गई, क्योंकि इस मास की वजह से ये वायर स्ट्रेच कर गया। बिकॉज ऑफ दिस मास वायर में स्ट्रेच आ गया, उसकी लेंथ बढ़ गई। ये वही बात हुई जैसे कोई आपकी खिंचाई करता है ना, कोई दोस्त आपकी खिंचाई करे तो आपको टेंशन होती है, पब्लिक में करे तो खास तौर पे। तो इस मास ने वायर की खिंचाई की हुई है, और उस खिंचाई की वजह से इसके अंदर एक टेंशन फोर्स है, मतलब इसके अंदर एक फोर्स डेवलप हो रही है, जिसको कि हम टेंशन फोर्स का नाम देते हैं। और यही टेंशन फोर्स इक्विलिब्रियम के टाइम पर mg के बराबर होगा। सो ये mg हमारे लिए एक्सटर्नल फोर्स है, और जो टेंशन डेवलप हो रही है वो मटेरियल की फोर्स है, फोर्स बाय द मटेरियल इन फॉर्म ऑफ टेंशन फोर्स। फाइनली ये दोनों बराबर हो जाएंगे, T बराबर mg। और इस टाइम पर जब इसका इक्विलिब्रियम आ चुका है, तो इस टाइम पर mg डिवाइडेड बाय द एरिया, ये इसका स्ट्रेस हो गया, स्ट्रेस, एंड विल बी यंग्स मॉडुलस y इनटू जितना भी इसका लेंथ चेंज हुआ है। अगर इसकी चेंज इन लेंथ को डेल्टा एल से डिनोट करें तो दैट इज डेल्टा एल डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ L0, और इससे हम डेल्टा एल निकाल सकते हैं। न्यूमेरिकल वैल्यूज होंगे तो निकाल लोगे आप, न्यूमेरिकल वैल्यूज में आराम से निकाल सकते हैं। बट मेरा पॉइंट दूसरा है, मैं न्यूमेरिकल वैल्यूज में नहीं जा रहा है इस समय, बिकॉज क्रॉस क्वेश्चनिंग हो नहीं रही है, तो आंसर वेरीफाई नहीं कर सकते हम लोग, आंसर का वेरिफिकेशन पॉसिबल नहीं है। स्टिल ये आइडिया समझ में आ रहा होगा कि चेंज ऑफ लेंथ कैसे निकाला जाएगा। क्वेश्चंस में ये सब कुछ दिया होता है एक्सेप्ट डेल्टा एल, एल दिया होगा, वाई दिया होगा, mg दिया होगा, a दिया होगा, एवरीथिंग गिवन। पॉइंट ऑफ डिस्कशन कुछ और है। जब ये वायर स्ट्रेच होगा, जब ये वायर स्ट्रेच हो रहा होगा, तो नेचुरल सी बात है कि हमारा ये वाला मास नीचे आ रहा होगा, स्ट्रेच करते वक्त ये मास नीचे आएगा, और जब ये नीचे आएगा तो ये अपनी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को लूज करेगा।
ग्रेविटी इसके ऊपर वर्क करेगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इसकी डिक्रीज हो जाएगी। तो अब इस फिनोमेना को जरा एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि स्ट्रेच करते वक्त एनर्जीज कहां पर इन्वॉल्व है। देखिए एनर्जी वाला एंगल, इस प्रोसेस में एनर्जी वाला एंगल देखें अगर, तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, लॉस इन द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बाय कैपिटल एम, वो होगा m इंटू जी इंटू, जितना एलोंगेट कर रहे हैं उतना ही ये मास नीचे जा रहा है, दैट मीन्स डेल्टा एल mgh, ये इसका पोटेंशियल एनर्जी रिड्यूस कर रहा है। और डेल्टा एल की वैल्यू हम यहां से पुट करेंगे, यहां से डेल्टा एल की वैल्यू, सो ये आंसर बन जाएगा mg, एंड डेल्टा एल की वैल्यू रखेंगे जब, तो ये हो जाएगा mg L नॉट अपॉन यंग्स मॉडुलस इनटू एरिया। ये पोटेंशियल एनर्जी रिड्यूस हो गई। एनर्जी का फेमस स्टेटमेंट, बर्बाद नहीं कर सकते आप इसको, डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती। पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी अगर लॉस हुई है तो कोई और एनर्जी बढ़ेगी। क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन ही हो सकता है। तो अगर पोटेंशियल एनर्जी रिड्यूस कर गई तो ये कहीं और गई होगी, किसी और फॉर्म में गई होगी। और यही क्वेश्चन है, वेयर डज द एनर्जी गो। इसका आंसर करना है कि कहां पर ये एनर्जी जाएगी, जो पोटेंशियल एनर्जी खर्च हो रही है जाएगी कहां पर, किस फॉर्म में जाएगी। तो एक थॉट मन में ये आता है कि काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में जा सकती है। हाँ जी बच्चे, बट इक्विलिब्रियम आकर के ये मास रेस्ट पे आ गया। फाइनली दिस मास कम्स टू द रेस्ट एंड ओरिजिनली आल्सो इट वाज एट रेस्ट, सो देयर इज नो चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। हाँ, डिफॉर्म करते वक्त ये चल रहा था। डिफॉर्मेशन जब ऑन गोइंग प्रोसेस था, डिफॉर्मेशन जब हो रहा था तब ये भले मोशन में था, उस टाइम पर ये मूव कर रहा था, बट डिफॉर्मेशन एंड होने पर ये स्टॉप हो गया। सो अल्टीमेटली काइनेटिक एनर्जी में कुछ नहीं गया, तो कहीं और गया होगा। एक अभी मैसेज आया है, रिप्लाई आया है कि हाँ दीक्षित जी का और बाकी लोगों का भी रिप्लाई आ रहा है। कुछ लोगों ने रिप्लाई किया है कि ये टेम्परेचर बढ़ जाएगी, वायर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और कुछ लोगों ने कहा है कि वो इलास्टिसिटी में चला जाएगा। तो वो देखो कहाँ जाएगा ये। तो होगा क्या कि जब ये डिफॉर्म हो रहा होगा तो इस वायर के अंदर की इंटरनल फोर्सेस, इस वायर के अंदर जो इंटरनल फोर्सेस होंगी उनके अगेंस्ट कुछ वर्क होगा। और कितना वर्क होगा जरा देखते हैं। एक वायर के इंटरनल फोर्सेस के अगेंस्ट में कितना वर्क होगा ये देखते हैं जरा। देखिएगा, अगर हम कोई भी एक वायर ले, सपोज दैट कोई भी वायर हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल जैसा भी लेना चाहूं, जिसकी ओरिजिनल लेंथ L0 है, एक वायर जिसकी ओरिजिनल लेंथ L0 है, और आज हमारा मूड ये है कि इसको हम खींच खींच के बड़ा करेंगे। तो उसके लिए हमने इसके ऊपर एक कांस्टेंट फोर्स लगाई, एक्सटर्नल फोर्स लगाई जो कि कांस्टेंट है, और इस इंटेंशन से लगाई है कि इस वायर को आज लंबा करेंगे, और हमारी इंटेंशन सक्सेसफुल हो रही है। फोर्स लगाने के बाद ये वायर बड़ा हो गया। कितना बड़ा हो गया? तो डेल्टा एल, और ये एफ एक्सटर्नल राइट साइड पर, एफ एक्सटर्नल, और उसके अपोजिट में एक फोर्स आएगी मटेरियल की इंटरनल फोर्स। लेकिन फाइनली ये दोनों बराबर हो जाएंगे, कंप्रोमाइज हो जाएगा कि ठीक है जितना फोर्स तुम लगा रहे हो उतना हम भी लगा रहे हैं, अब इस फाइट को यहीं खत्म कर देते हैं, तुम और मैं बराबर, चलिए इक्विलिब्रियम। ओके, इंटरनल फोर्स बराबर एक्सटर्नल फोर्स, गेम ओवर, गेम खत्म हो गया यहां पर। बट गेम ओवर होने से पहले की स्टेज पे जाओ ना जरा। गेम ओवर होने से पहले की जो स्टेज है, जब एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू ज्यादा थी और डिफॉर्मेशन थोड़ा कम था, मान लो एक्स अमाउंट का,
ओनली x अमाउंट का डिफॉर्मेशन था, तो इंटरनल फोर्स एक्सटर्नल से कम था। और यहां पर स्ट्रेस स्ट्रेन की डेफिनेशन यूज करेंगे। इस पॉइंट पर स्ट्रेस की जो डेफिनेशन होगी, अगर आप समझ गए होंगे, तो यहां पर जब स्ट्रेस लिखना होगा व्हेन द डिफॉर्मेशन इज स्टिल ऑन, कंटिन्यू है, यहां पर स्ट्रेस लिखने के लिए एक्सटर्नल डिवाइडेड बाय एरिया नहीं होगा, इट इज ऑलवेज इंटरनल डिवाइडेड बाय एरिया। सो दैट इज इंटरनल फोर्स पर यूनिट एरिया। और इससे हम ये इंटरनल फोर्स फाइंड आउट कर सकते हैं कि इंटरनल फोर्स कितना लग रहा होगा। तो ये इंटरनल फोर्स आ जाएगा, इंटरनल फोर्स बाय एरिया विल बी स्ट्रेस। लेकिन जो लॉ कहता है, और स्ट्रेन लिखेंगे अगर स्ट्रेन, तो स्ट्रेन विल बी डिफॉर्मेशन x डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ l, और इन दोनों के बीच प्रोपोर्शनलिटी होगी। इनके बीच प्रोपोर्शनलिटी लगाएंगे तो इंटरनल फोर्स बाय एरिया इज यंग्स मॉडुलस इनटू x बाय l नॉट। एरिया को राइट साइड लेके जाओ, एरिया ऑन द राइट साइड, और इंटरनल फोर्स की वैल्यू आ जाएगी। उसको राइट साइड ले गए तो इंटरनल फोर्स की एक वैल्यू आ जाएगी यहां पर इनटू a करके, यानी कि इंटरनल फोर्स वेरिएबल फोर्स है। ये कांस्टेंट है लेकिन ये वेरिएबल है। और अगर ये फिर से dx डिस्टेंस और आगे चला जाए, dx डिस्टेंस और आगे जाए, तो इंटरनल फोर्स के अगेंस्ट जाने के लिए, इंटरनल फोर्स के अगेंस्ट जाने के लिए कुछ एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। इंटरनल फोर्स के अगेंस्ट बढ़ने के लिए एनर्जी एक्सपेंस होगी, कुछ एनर्जी का लॉस होगा यहां पर, और वो होगा वर्क अगेंस्ट एफ इंटरनल। मतलब जो इलास्टिक फोर्स है विल बी इंटरनल फोर्स Fi इंटू डिस्प्लेसमेंट dx, और अगर टोटल वर्क निकालें स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर के एंड अप टू द इक्विलिब्रियम पॉइंट, फ्रॉम द स्टार्टिंग टू द इक्विलिब्रियम, तो क्योंकि ये एक वेरिएबल फोर्स है, वर्क डन इंटीग्रेशन से आएगा इसका, और इंटीग्रेशन की लिमिट 0 से स्टार्ट हो रही है एंड फाइनल डिफॉर्मेशन डेल्टा एल तक, फाइनल डिफॉर्मेशन डेल्टा एल। इसमें मैंने माइनस साइन नहीं लगाया है। कुछ लोग सोच सकते हैं कि भाई फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट है तो माइनस क्यों नहीं लगाया, क्योंकि मैंने यहाँ पर अगेंस्ट लिखा हुआ है, अगेंस्ट का मतलब ही माइनस में आएगा। यस सर। और यहाँ पर Fi की वैल्यू लाएंगे, ये वैल्यू Fi की ये वैल्यू यहाँ लाएंगे, Fi की वैल्यू, और ये पूरा जो आंसर आएगा, ये पूरा आंसर Fi की वैल्यू रखने के बाद इस Fi की वैल्यू यहाँ पुट करें और इंटीग्रेट करें, और जो पूरा आंसर आएगा वो ऐसा कुछ आएगा, YA अपॉन 2 टाइम्स L नॉट इंटू डेल्टा एल स्क्वायर। अपने लेवल पर आप चेक कर लेना, YA अपॉन 2 L नॉट एंड डेल्टा एल का स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर ऑफ डेल्टा एल, स्क्वायर ऑफ डेल्टा एल। ठीक है, मैं अभी डिस्कस कर रहा हूं फिर से। देखिए मैं फिर से डिस्कस कर रहा हूं इस फिनोमेना को। ऐसे समझो यार, आप इस चीज को ऐसे भी समझ सकते हो। एक स्प्रिंग ले, नोटिस करिएगा, स्प्रिंग लेते हैं कांस्टेंट K की, और उस पर हम एक फोर्स F लगाएं जो कि कांस्टेंट है, कांस्टेंट न्यूमेरिकल वैल्यू ले लो, मान लो 10 न्यूटन की फोर्स लगाई और कांस्टेंट की वैल्यू भी 10 है, फॉर एग्जांपल 10 है ये कांस्टेंट की वैल्यू। कितना कितना डिफॉर्मेशन दिखाओगे, स्प्रिंग कितनी इलोंगेट कर जाएगी अगर 10 न्यूटन की फोर्स लगा रहे हो? तो नेचुरल से बात है कि ये स्प्रिंग इलोंगेट करेगा, और तब तक इलोंगेट करेगा जब तक कि स्प्रिंग वाली फोर्स बाय द स्प्रिंग और जो हमने फोर्स लगा रखी है 10 न्यूटन, ये आपस में बराबर नहीं हो जाते, तब तक ये इलोंगेट हो जाएगा 10 न्यूटन की फोर्स।
और स्प्रिंग फोर्स को हम k इंटू एक्स के फॉर्म में लिखेंगे, इक्वल टू 10 न्यूटन। k की वैल्यू 10 है, इसका मतलब x की वैल्यू 1 आएगी, x बराबर 1, मतलब कि ये 1 मीटर एलोंगेट कर जाएगा। उसके बाद स्प्रिंग वाली फोर्स इस फोर्स को बैलेंस कर देगी। एग्जैक्टली सिमिलर भी चीज यहाँ पे हो रही है, मतलब ये मटेरियल स्प्रिंग जैसी बिहेवियर दे रहा है आपको। इसका बिहेवियर एक स्प्रिंग जैसा है, जितना स्प्रिंग को इलोंगेट करते हैं उतनी ज्यादा फोर्स लगती है, जितना इसको डिफॉर्म कर रहे हैं उतनी ही ज्यादा फोर्स ये लगा रहा है, और फाइनली दोनों फोर्सेस बराबर हो जाएंगी। लेकिन फोर्सेस बराबर होने के बावजूद भी अगर मैं पूछूं कि इस 10 न्यूटन ने कितना वर्क किया, इस 10 न्यूटन की फोर्स ने क्या वर्क किया था, तो ये फोर्स तो कांस्टेंट है ना, ये तो हमेशा ही स्टार्टिंग में भी 10 न्यूटन था, बाद में भी 10 न्यूटन है, तो ये तो एक कांस्टेंट फोर्स है। और कांस्टेंट फोर्स में अगर 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो वर्क डन इसका फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट 10 इंटू 1 10 जूल आएगा, 10 जूल का वर्क आएगा जो 10 न्यूटन की फोर्स लगाई है उसकी वजह से। लेकिन स्प्रिंग ने क्या काम किया, इसने क्या वर्क किया, वर्क बाय स्प्रिंग, क्या ये भी एक कांस्टेंट फोर्स है? स्प्रिंग का जो फोर्स है क्या ये भी थ्रू आउट कांस्टेंट है? No, जितना sir. स्प्रिंग का फोर्स यहाँ पर है क्या उतना ही यहाँ पर है, या स्प्रिंग फोर्स लगातार चेंज हो रही होगी? आप अपने लेवल पर आंसर देके देखो, स्प्रिंग का फोर्स लगातार बदल रहा होगा। तो स्प्रिंग फोर्स क्योंकि कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है, तो इसको तो हम फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट नहीं कह सकते ना, इसको तो आप इंटीग्रेशन ऑफ एफ डीएक्स ही करोगे, क्योंकि ये एक वेरिएबल फोर्स है। और तभी तो हाफ के एक्स स्क्वायर आता है आंसर, हाफ के एक्स स्क्वायर। यस सर। यही काम यहाँ पे कर रहे हैं, यही चीज एग्जैक्टली यहाँ पे कर रहे हो। अभी हो सकता है क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है, कि दोनों में सिमिलरिटीज है। हमने जो फोर्स लगाई है वो फिक्स है, लेकिन मटेरियल जो रिस्पॉन्स कर रहा है, मटेरियल का रिस्पॉन्स वो बदल रहा है। जितना जितना एलोंगेट उतना ज्यादा फोर्स, और इसके अगेंस्ट में हमने ये काम किया है, इंटरनल फोर्स के अगेंस्ट में ये वर्क किया। ना यार मैं सेम चीज यहां पर बोल रहा हूं, अगर मैं पूछूं कि स्प्रिंग में एनर्जी कितनी गई, अगर इस क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाए कि इस स्प्रिंग में क्या एनर्जी गई, तो हम फॉर्मूला लगा देंगे हाफ के एक्स स्क्वायर का, हाफ के एक्स स्क्वायर स्प्रिंग की एनर्जी का फॉर्मूला। और ये कितना होगा जरा देखो, अगर x की वैल्यू 1 है और k की वैल्यू 10 है, तो कैलकुलेशन करने पर यह आंसर आएगा ओनली 5 जूल्स। कैलकुलेशन से 5 जूल आएगा। ये जो फोर्स स्प्रिंग को एलोंगेट कर रहा है वो काम कर रहा है 10 जूल का, स्प्रिंग के पास सिर्फ 5 जूल गया है, तो बाकी का 5 जूल कहीं और चला गया होगा। एग्जैक्टली यही काम यहाँ पे कह रहे हैं कि जब आप कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा करके एक मटेरियल को डिफॉर्म करोगे, तो एक्सटर्नल फोर्स कुछ और वर्क करेगा और इंटरनल फोर्स कुछ और वर्क करेगा। और जितना वर्क हम अगेंस्ट इंटरनल फोर्स करेंगे, जितना वर्क अगेंस्ट इंटरनल फोर्स करेंगे, सिर्फ उसको कहा जाएगा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, that is known as elastic potential energy of the wire or material, the work which we have to do against the internal force. इस पर अभी हम वापस आ जाएंगे। सो यहां से फर्स्ट डेफिनेशन ये आ रही है कि व्हाट इज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अगर हम पहली बात करें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, तो रिजल्ट हमारे पास है, इट इज 1/2 यंग्स मॉडुलस वाई इंटू एरिया इंटू चेंज इन लेंथ का स्क्वायर और डिवाइडेड बाई एल नॉट, दैट इज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। और इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देना, अगर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को हल्का सा मॉडिफाई कर ले, तो वाई ए
एल नॉट से मल्टीप्लाई कर ले और इसको हम डेल्टा एल बाई एल नॉट का स्क्वायर भी कर सकते हैं। थोड़ा सा करेक्शंस करने के बाद, स्लाइट मॉडिफिकेशंस करने से ये आंसर आ जाएगा। और ये चीज हम लोग कुछ डिफाइन कर चुके हैं। डेल्टा एल बाई एल नॉट इज नोन स्ट्रेन का स्क्वायर 1/2 y यंग्स मॉडुलस एंड व्हाट इज a into L नॉट, एरिया इंटू लेंथ, ये कहलाएगा वॉल्यूम ऑफ मटेरियल। सो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इज 1/2 यंग्स मॉडुलस स्ट्रेन का स्क्वायर एंड वॉल्यूम। ये एक और स्टैंडर्ड रिजल्ट है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का, 1/2 टाइम्स यंग्स मॉडुलस इंटू स्ट्रेन स्क्वायर इंटू द वॉल्यूम फैक्टर। और क्योंकि ये पोटेंशियल एनर्जी है तो ये स्टोर हो जाएगी। और पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करने का मतलब कि ये अंदर वाली फोर्स कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव है। इंटरनल फोर्सेस की बात करें अगर हम पोटेंशियल एनर्जी वर्ड यूज कर रहे हैं, और वर्क एनर्जी पावर में क्लियरली ये बताया जा चुका है कि पोटेंशियल एनर्जी उन्हीं फोर्सेस के लिए हो सकती है जो नेचर में कंजर्वेटिव हो। इसका मतलब मटेरियल जिस फोर्स के साथ रेजिस्ट कर रहा है वो नेचर में कंजर्वेटिव है, और उसके अगेंस्ट में जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो हाफ यंग्स मॉडुलस स्ट्रेन का स्क्वायर इनटू वॉल्यूम ये आएगी। इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, बिकॉज यंग्स मॉडुलस कैन बी रिटन एज स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन, यंग्स मॉडुलस की वैल्यू, और ये एक स्ट्रेन का स्क्वायर है। तो अगर चाहे तो एक स्क्वायर कैंसिल करके हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम ऐसे भी लिख सकते हैं। हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम, कई तरीके हैं इसको लिखने के। रिजल्ट लिखने के कई सारे तरीके हैं। यहां से स्ट्रेन हटा देते हैं, ये स्क्वायर चला गया, नाउ इट बिकम्स हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। इसको लिखने का एक तरीका और हो सकता है, हाफ स्ट्रेन विल बी स्ट्रेस डिवाइडेड बाय यंग्स मॉडुलस, स्ट्रेन इक्वल टू स्ट्रेस डिवाइडेड बाय यंग्स मॉडुलस। तो अगर वो चीज कर दें यहाँ पर तो ये स्ट्रेस का स्क्वायर बन जाएगा, स्क्वायर ऑफ स्ट्रेस डिवाइडेड बाय यंग्स मॉडुलस इनटू द वॉल्यूम कैपिटल V। तो सेम रिजल्ट है, अलग अलग तरीके से लिखा जा रहा है। ये इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है। मतलब कुल मिलाकर के जब भी किसी मटेरियल को आप डिफॉर्म करोगे तो कुछ एनर्जी डिफॉर्मेशन की वजह से इसमें स्टोर हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, मटेरियल के अंदर एनर्जी जाएगी। नाउ क्वेश्चन ये है, क्या ये उतनी ही एनर्जी जाएगी जितना ये काम कर रहा है? मतलब जितना ये एक्सटर्नल फोर्स वर्क कर रहा है, क्या उतनी ही एनर्जी इसमें पोटेंशियल के फॉर्म में जाएगी? और आंसर ये स्प्रिंग वाला एग्जांपल है। क्या जितना फोर्स एक्सटर्नल, जितना वर्क एक्सटर्नल फोर्स ने किया था, क्या वो पूरा पूरा इसमें चला गया, स्प्रिंग के पास चला गया, या कुछ कम गया है, कुछ ज्यादा गया है? कम जा रहा है। सो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी is the energy which is inside the wire, but that is not same as work done by the external force. वो उसके बराबर नहीं है। Work by the external force is always more than the energy which is going in the material in form of elastic potential energy. उससे ज्यादा वर्क करना पड़ता है। इसको लिख ले फिर बताएं आपको रिजल्ट। ठीक है त्रिपाठी जी, ठीक है। नाउ तो जो मेरा अभी क्वेश्चन था, जो अभी हम क्वेश्चन कर रहे थे, तो उसमें हमने यहाँ पर मास लगाया था। तुम लोग के पास डायग्राम बना होगा तो फिर से मत बनाना, ऑलरेडी डायग्राम बना हुआ है। और हमने कहा था कि ये मास, इसकी वजह से ये वायर स्ट्रेच कर गया M,
डेल्टा एल स्ट्रेच कर गया था, ये ओरिजिनल लेंथ इसकी एल नॉट थी, और ये सब हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया था कि mg डिवाइडेड बाय एरिया वाज यंग्स मॉडुलस इनटू चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, ये सब डिवाइड हो गया था। फिर हमने ये भी कह दिया था कि इसका पोटेंशियल एनर्जी जो लॉस हो रहा है, लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, लॉस इन द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, दैट वाज mg इनटू जितना ये नीचे आया है डेल्टा एल, और डेल्टा एल की वैल्यू वहां से रखेंगे, वहां से डेल्टा एल की वैल्यू, तो ये mg और डेल्टा एल की वैल्यू रखने के बाद ये mg का स्क्वायर इंटू एल नॉट अपॉन ए इंटू वाई, ये लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ये चीज लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हुई। बट इसका ये मतलब नहीं है कि ये पूरी एनर्जी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में चली जाएगी। इसका ये मतलब नहीं है कि जितना हमने पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशन वाली पोटेंशियल एनर्जी अगर लूज की है, तो इलास्टिसिटी वाली पोटेंशियल एनर्जी उतनी ही बढ़ेगी। ये कोई सेम नहीं होगा, बराबर नहीं होंगे ये। और अभी जो डेरिवेशन किया उसके हिसाब से इसमें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो जाएगी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, वो हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे, और इसके हिसाब से मतलब ये रिजल्ट है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का ये रिजल्ट है, इक्वल टू हाफ स्क्वायर ऑफ स्ट्रेस, एंड स्ट्रेस इज mg अपॉन एरिया, तो इट इज हाफ mg डिवाइडेड बाय a, इसका स्क्वायर इनटू द वॉल्यूम, दैट इज एरिया इनटू लेंथ अपॉन यंग्स मॉडुलस। और अगर नोटिस करोगे ना, तो ये टर्म थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, अगर स्क्वायर करके एक कैपिटल ए का टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो आपको नोटिस करना इसका हाफ वैल्यू आएगा, ये एग्जैक्टली हाफ वैल्यू। जो यहां पर एक्सप्रेशन बन रहा उसमें 1/2 यहां पर एक्स्ट्रा आ रहा है, हाफ वैल्यू है ये। मतलब नीचे जाने के प्रोसेस में जितनी इसने पोटेंशियल एनर्जी लूज की है, उसका 50%, 50% वायर में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में चला गया और वो स्टोर हो गया, लेकिन बाकी का 50%, मतलब इन दोनों का डिफरेंस, इसका और इसका डिफरेंस, वो हीट लॉस के फॉर्म में जाएगा, वो इस मटेरियल की टेम्परेचर को रेज करने में जाएगा। मतलब डिफॉर्मेशन के टाइम पर टेम्परेचर भी बढ़ेगा। इनके डिफरेंस, इन दोनों के डिफरेंस वैल्यू मटेरियल की हीट एनर्जी के फॉर्म में। तो मतलब कुल मिलाकर के ये कह सकते हो कि जो हीट एनर्जी डेवलप हुई है, H is work which is done by the external agent, work by the external agent, और यहाँ एक्सटर्नल एजेंट ग्रेविटी है, ग्रेविटी हमारे लिए एक्सटर्नल एजेंट है, माइनस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलास्टिसिटी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलास्टिसिटी, इनका डिफरेंस हीट लॉस है। और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलास्टिसिटी कैलकुलेट करने के लिए इनमें से कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलास्टिसिटी इनमें से किसी भी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, सेम ही है। यह है डिफॉर्मेशन का एनर्जी वाला एंगल। ठीक है जी। हम लोग प्रॉब्लम्स भी करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे, लेकिन उसके लिए सेटअप सही करके करेंगे, सेटअप सही करके करेंगे। थैंक यू त्रिपाठी जी। मतलब जहां पर इंटरेक्शंस कर पाए उसके साथ प्रॉब्लम डिस्कशन करेंगे। आज हम लोग सिर्फ कंसेप्ट सारे कवर कर लेते। ये फर्स्ट टाइप ऑफ डिफॉर्मेशन था। दूसरा टाइप ऑफ डिफॉर्मेशन, टाइप 2 डिफॉर्मेशन का एक दूसरा टाइप है, एंड वो है डिफॉर्मेशन इन, सेकंड टाइप इज डिफॉर्मेशन इन द साइज, बॉडी के साइज में, और साइज मतलब वॉल्यूम, डिफॉर्मेशन इन द वॉल्यूम। साइज में लेंथ भी साइज में ही आता है,
साइज को लेंथ के फॉर्म में देख सकते हैं, साइज को वॉल्यूम के फॉर्म में देख सकते हैं। तो अब की बार वॉल्यूम की बात कर रहे हैं और ये मेनली लिक्विड और गैसेस के लिए होगा। मेनली ये डिफॉर्मेशन लिक्विड और गैसेस में, क्योंकि उनके वॉल्यूम का चेंज सिग्निफिकेंट होता है। सॉलिड्स के वॉल्यूम में बहुत ज्यादा चेंजेस आते नहीं है, तो इनका रेलेवेंस, इनकी जो रेलेवेंसी है वो मेनली लिक्विड्स के साथ और गैसेस के साथ। और ये देखिए, ये डिफॉर्मेशन इन साइज है, नॉट इन द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब ये कि अगर हमने मान लो एक स्फेरिकल कंटेनर है, मेरे पास कंटेनर है, कुछ भी है जो स्फीयर के फॉर्म में है, मतलब उसकी ज्योमेट्री स्फेरिकल है, तो ये हमेशा ही स्फेरिकल रहेगा। छोटा बड़ा हो सकता है, स्फीयर छोटा हो सकता है, स्फीयर बड़ा हो सकता है, दैट इज डिफॉर्मेशन इन द वॉल्यूम। बट स्फीयर सिलेंडर नहीं बन जाएगा, स्फीयर को हम किसी और फॉर्म में नहीं लेके जाएंगे, मतलब उसकी शेप को चेंज नहीं करेंगे, उसका आकार नहीं बदलोगे। स्फीयर है तो स्फीयर ही रहे, वो छोटा बड़ा कर सकते। और सपोज इस स्फीयर के अंदर हमने कोई गैस फिल कर रखी है एट सम प्रेशर विच इज इक्वल टू पी नॉट। कोई प्रेशर है इसका पी नॉट। नॉर्मल कंडीशन में जब सब कुछ नॉर्मलाइज्ड है, तो गैस और आउटसाइड प्रेशर, जिसको आप कह सकते हो कि एक्सटर्नल प्रेशर जो है, ये बराबर होंगे अगर सरफेस टेंशन को नेग्लेक्ट किया गया हो। तो अगर हम सरफेस टेंशन फिनोमेना कंसीडर ना करें तो जितना प्रेशर बाहर उतना ही अंदर, और अगर सरफेस टेंशन कंसीडर करोगे तो जितना प्रेशर बाहर होगा उससे 2s/r या 4s/r अंदर ज्यादा होगा, डिपेंडिंग कि ये एयर बबल है, ड्रॉप है या सोप बबल है, उसके हिसाब से। तो फिलहाल सरफेस टेंशन को इंक्लूड नहीं कर रहे इस क्वेश्चन में, बट एग्जाम्स में करेंगे। सो एक्सटर्नल प्रेशर इज ऑल्सो पी नॉट। बोल के कर रहा हूं यार, बोल के कर रहा हूं कि एग्जाम्स में इस न्यूमेरिकल में सरफेस टेंशन को इंटीग्रेट करके देंगे। अब डिफॉर्मेशन के लिए हमको बाहर से फोर्स लगानी होती है, कोई मटेरियल अपने आप बड़ा नहीं हो जाएगा। मतलब ये गैस पागल नहीं है कि इसका मन किया और अपना वॉल्यूम छोटा कर ले, नहीं होगा। आपको बाहर वाली प्रेशर में चेंजेस करने पड़ेंगे। आप एक्सटर्नल प्रेशर अगर आप बढ़ाते हो तो इसका वॉल्यूम रिड्यूस हो जाएगा, एक्सटर्नल प्रेशर कम करते हो तो इसका वॉल्यूम बड़ा हो जाएगा। सपोज दैट एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो इंक्रीज कर दिया गया बाय डेल्टा पी, बाहर वाला प्रेशर डेल्टा पी इंक्रीज किया है। पास्कल्स लॉ के हिसाब से आप बाहर का प्रेशर कहीं पर भी चेंज करोगे, वो चेंज सब तरफ सेम ही ट्रांसमिट होता है। पास्कल्स लॉ के हिसाब से एनी चेंज इन द प्रेशर विल बी ट्रांसमिटेड टू ऑल द पॉइंट्स। तो इसके चारों तरफ प्रेशर चेंज होगा, और जब चारों साइड से प्रेशर की वैल्यू चेंज होगी, बाहर का प्रेशर, और उसको बढ़ाया है, तो बाहर से हम ज्यादा प्रेस करेंगे तो ये स्फीयर श्रिंक कर जाएगा, इसका साइज छोटा हो जाएगा, इस स्फीयर का साइज रिड्यूस कर जाएगा। और इसका साइज रिड्यूस करने के बाद हम ये मान ले कि यहां पर इसका वॉल्यूम V0 था, साइज रिड्यूस हो गया, नाउ द वॉल्यूम इज V0 माइनस डेल्टा V। तो दिस इज डिफॉर्मेशन इन द वॉल्यूम। और डेल्टा V/V इसको हम यहां पर स्ट्रेन डिफाइन करेंगे, द डिग्री ऑफ डिफॉर्मेशन, परसेंटेज ऑफ डिफॉर्मेशन, स्ट्रेन, एंड मोर प्रिसाइजली बल्क स्ट्रेन। बल्क स्ट्रेन इसका प्रिसाइज नेम है। और स्ट्रेस क्या हुआ, इक्विलिब्रियम, यहां पर भी जब इक्विलिब्रियम जब एस्टैब्लिश होगा
क्योंकि हमने एक्सटर्नल प्रेशर डेल्टा पी से बढ़ा दिया था, तो अब बाहर की तरफ प्रेशर जो है वो पी नॉट प्लस डेल्टा पी है। हमने आउटसाइड प्रेशर बढ़ाया है, तो इक्विलिब्रियम आने पर प्रेशर ऑफ गैस भी बाहर के बराबर हो जाएगा सरफेस टेंशन नेगलेक्ट करने की कंडीशंस में। मतलब जितना डिफॉर्मेशन होना था हो गया। अब गैस ने आउटसाइड प्रेशर के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लिया और यहां पर भी प्रेशर की वैल्यू चेंज हो गई। बाहर का चेंज होगा तो अंदर भी चेंज होगा। और ये जो चेंज ऑफ प्रेशर डेल्टा पी है, ये चीज यहां पर कहलाती है स्ट्रेस। एंड अगेन बिकॉज फोर्स बाय एरिया होता है, फोर्स बाय एरिया को ही प्रेशर कह सकते हो। तो जितना हमने चेंज किया है प्रेशर, क्योंकि डिफॉर्मेशन तो डेल्टा पी की वजह से हुआ ना, डिफॉर्मेशन पी नॉट की वजह से नहीं था। उस पी नॉट में जो तुमने प्लस किया वो इसको डिफॉर्म कर रहा है, तो डेल्टा पी हमारा स्ट्रेस है। एंड और प्रिसाइज वे में बल्क स्ट्रेस है, ये बल्क स्ट्रेस। और लॉ के हिसाब से स्ट्रेस कोई भी हो, स्ट्रेन कोई भी हो, प्रोपोर्शनलिटी रहेगी। यानी कि स्ट्रेस डेल्टा पी should be some modulus of elasticity multiplied by the strain, which is delta v by v naught। और यहां पर जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी यूज करेंगे वो कैपिटल बी से डिनोट करेंगे, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। कैपिटल बी इज द बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जो मेनली लिक्विड्स और गैसेस के लिए यूज किया जाएगा। और साथ में एक नेगेटिव साइन आएगा यहां पर, क्योंकि जब स्ट्रेस पॉजिटिव है तो स्ट्रेन नेगेटिव है, और अगर स्ट्रेस नेगेटिव करेंगे तो स्ट्रेन पॉजिटिव आएगा। मतलब कि प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम होगा, और प्रेशर रिड्यूस होगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा। ये दोनों हमेशा अपोजिट साइन के होंगे, एक प्लस में होगा तो एक माइनस में होगा। इस वजह से एक माइनस साइन लगाया है कि अगर लेफ्ट हैंड साइड प्लस है तो राइट हैंड साइड माइनस है, ये प्लस है तो ये माइनस है, वो उसके लिए माइनस साइन यूज किया गया है। दिस इज बल्क मॉडुलस कैपिटल बी। और ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, बल्क थ्योरी में ही सारा आंसर होता है। कभी भी अगर बाहर का प्रेशर चेंज होगा तो अंदर का प्रेशर भी चेंज कर जाएगा, साइज चेंज कर जाएगा, और यही चीज कहलाती है डिफॉर्मेशन इन द वॉल्यूम। बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इसके थ्रू डिफाइन की जाती है। और इसके रेसिप्रोकल को, बल्क मॉडुलस के रेसिप्रोकल को यानी 1/b को कैपिटल के एंड कैपिटल के नोन एज कंप्रेसिबिलिटी, विच मींस कितनी एबिलिटी है कंप्रेस होने की। ज्यादा कंप्रेसिबिलिटी मतलब बहुत ज्यादा एबिलिटी है दबने की, एबिलिटी टू कंप्रेस। और एक और बात बताते हैं आपको, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में भी कंफ्यूजन है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में कंफ्यूजन है। देखिए, अगर हम पूछे कि व्हाट इज बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, व्हाट इज बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, तो एक तो मैथमेटिकल फॉर्मूला हो गया कि बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ये है मैथमेटिक्स के हिसाब से, और एक फिजिकल वेज में, फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है। तो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की अगर आप बात करोगे फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इट इज द रेजिस्टेंस, मतलब मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस और डिग्री ऑफ रेजिस्टेंस। You can say the degree of resistance in change of volume। यानी ये कह सकते हो जितना ज्यादा बल्क मॉडुलस उतना रेजिस्टेंस मिलेगी आपको वॉल्यूम को चेंज करने में, और जितनी ज्यादा रेजिस्टेंस होगी वॉल्यूम चेंज करना टफ हो जाएगा हमारे लिए।
मतलब बल्क मॉडुलस ज्यादा, इसका मतलब मटेरियल बहुत ज्यादा फाइट कर रहा है अपने वॉल्यूम की चेंज को रोकने के लिए। भाई चेंज किसको पसंद है? पूरी दुनिया चेंज को रोकने के लिए मरती है कि कुछ चेंजेस ना हो। तो मटेरियल भी उसी से लड़ाई कर रहा है कि मेरे वॉल्यूम को क्यों चेंज कर रहे हो आप, जैसा हूं वैसा रहने दो, मेरा वॉल्यूम क्यों चेंज किया जा रहा है। इस बात से इसको नफरत है, वॉल्यूम चेंज करने से इसको नफरत है, और वो उसको रोक रहा है। तो जितना स्ट्रांगली रेजिस्ट कर सकते हो वॉल्यूम के चेंज को, जितना स्ट्रांग रेजिस्टेंस होगी बल्क मॉडुलस उतनी ज्यादा है। और जब स्ट्रांग रेजिस्टेंस होगी तो कंप्रेसिबिलिटी वैसे भी लो हो जाएगी। सेम चीज यंग्स मॉडुलस के साथ। यंग्स मॉडुलस इज द डिग्री ऑफ रेजिस्टेंस, यंग्स मॉडुलस फिजिकली डिग्री ऑफ रेजिस्टेंस इन चेंज ऑफ लेंथ, यंग्स मॉडुलस डिग्री ऑफ रेजिस्टेंस इन द चेंज ऑफ लेंथ। ये बताना इसलिए जरूरी है ना, एक एक क्वेश्चन है जिसमें पूरे सब लोग कंफ्यूज हैं। वो कहते हैं कि स्टील और रबर में ज्यादा इलास्टिक कौन है? स्टील और रबर, कौन सा मटेरियल ज्यादा इलास्टिक है? स्टील। मतलब किसका यंग्स मॉडुलस ज्यादा होगा? हाँ देखो कई लोगों के आंसर आ गए स्टील का। ठीक है, क्यों? इनमें से किसकी लेंथ को चेंज करना आसान है और किसकी लेंथ को चेंज करना टफ है? ऑब्वियसली स्टील की लेंथ को आप ज्यादा चेंज नहीं कर पाओगे। तो जिसकी लेंथ को हम ज्यादा नहीं चेंज कर सकते, मतलब कि वो मटेरियल उतना स्ट्रांगली रेजिस्ट कर रहा है, इसका यंग्स मॉडुलस ज्यादा है। स्टील का यंग्स मॉडुलस रबर से ज्यादा है। कुछ लोग ये समझते हैं ज्यादा इलास्टिक होना मतलब लेंथ ज्यादा बढ़ जाएगी, उल्टा है। जितनी ज्यादा इलास्टिक मटेरियल होगा, मटेरियल अगर इलास्टिक है, ज्यादा इलास्टिक है, तो उसमें चेंज टफ है। हायर इलास्टिसिटी लेसर चेंज, लो इलास्टिसिटी मोर चेंज। इलास्टिसिटी चेंज का मेजरमेंट नहीं है, इलास्टिसिटी उस चेंज से लड़ने की मेजरमेंट है। तो ये हमने कहा था कि एक्सटर्नल प्रेशर चेंज करने पर वॉल्यूम बदलेगी। फॉर एग्जाम्पल कोई एयर बबल है, ठीक है, कोई एक एयर बबल मान ले, और उस एयर बबल का रेडियस आर है, एयर बबल, और वो एयर बबल पानी में बिल्कुल नीचे है, इनसाइड वाटर। साइज काफी छोटा है, एयर बबल का साइज बहुत छोटा साइज है, चुन्नू मुन्नू टाइप का मान लो आप। तो ये बबल एच डिस्टेंस पे है, ये बबल इनिशियली एच डिस्टेंस पे है, कोई एक लेक में, इनसाइड लेक मान लीजिए, यहां पर प्रेशर पी नॉट है। जब ये बबल राइज करेगा, मान लो किसी वजह से ये बबल ऊपर आने लगा, नीचे से ऊपर आ रहा है, तो इसमें डिफॉर्मेशन आएंगी। जब ये बबल बिल्कुल नीचे होगा तो आउटसाइड प्रेशर इज प्रेशर ऑन द आउटसाइड, इस बबल के बाहर का प्रेशर निकालें अगर, बाहर का प्रेशर, तो वो हाइड्रोस्टैटिक के हिसाब से पी नॉट प्लस रो जी एच है, हाइड्रोस्टैटिक से। और अगर सरफेस टेंशन को इग्नोर कर रहे हो आप, क्वेश्चन में सरफेस टेंशन को इग्नोर कर दे, तो बबल के अंदर भी सेम प्रेशर होगा, inside pressure will also be same, P inside and P outside are same, neglecting surface tension. Otherwise inside pressure will be outside plus 2s by r, अगर surface tension consider करेंगे तो plus 2s by r हो जाएगा, नहीं consider कर रहे हैं 2s by r हटा दीजिए इसमें से। अब किसी वजह से ये बबल मान लो ऊपर आया, फॉर सम रीजन कोई भी हो, ऊपर आ गया बस, तो इसका साइज चेंज हो जाएगा, क्योंकि अगर ये बबल मान लो h/2 डिस्टेंस पर आ गया, राइज करके ऊपर आ गया,
तो जब ये h/2 पर आएगा तो इसके आउटसाइड एक्सटर्नल प्रेशर चेंज होगा, आउटसाइड प्रेशर चेंज हुआ, कम हो गया, बाहर का प्रेशर कम हो गया, और अब वो प्रेशर हो गया P0 प्लस रो जी h/2। पहले आउटसाइड प्रेशर P0 प्लस रो जी एच था, अब आउटसाइड प्रेशर P0 प्लस रो जी h/2 है, कम हो गया। तो कितना कम हुआ आउटसाइड प्रेशर, कितना कम हुआ? पहले P0 प्लस रो जी एच था, अब वो P0 प्लस रो जी h/2 हो गया। तो रिडक्शन चेंज कितना आया उसमें? आंसर है रो जी h/2। ये चेंज ऑफ प्रेशर वो भी माइनस में है, ये प्रेशर रिड्यूस हो गया बाहर का, ज्यादा से कम हो गया, तो दैट इज चेंज इन प्रेशर। और यही चीज स्ट्रेस है यहाँ पर। इस क्वेश्चन में पूछा जाए कि क्या स्ट्रेस हुआ, तो ये स्ट्रेस हुआ। और क्योंकि बाहर की प्रेशर कम हो रही है तो बबल का साइज बढ़ जाएगा और रेडियस r से चेंज होकर के r प्लस कुछ डेल्टा r हो जाएगा, रेडियस बदल जाएगी, इसकी बबल की साइज बढ़ जाएगी। और जो चेंज ऑफ वॉल्यूम आएगा 4/3 पाई r प्लस डेल्टा r का क्यूब, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम एंड डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम विच इज 4/3 पाई r क्यूब। ये स्ट्रेन हो गया यहाँ पर, चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा v/v। और इससे बल्क मॉडुलस निकाला जा सकता है इस रिलेशन का यूज करके। डेल्टा p बराबर माइनस बल्क मॉडुलस, डेल्टा p पता है माइनस ऑफ रो जी h/2 है, माइनस बल्क मॉडुलस निकालना है, और डेल्टा v/v वो ये चीजें स्ट्रेन। ठीक है, ये है आपका बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की थ्योरी। और इसमें एनर्जी का एंगल और खतरनाक है, एनर्जी एंगल और खतरनाक है क्योंकि वो आ जाएगी थर्मोडायनेमिक्स, तो वो अभी नहीं टच कर पाओगे बिकॉज एक्सपेंशन ऑफ गैस विच इज अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, थर्मोडायनेमिक रिएक्शन से ही है, तो थर्मोकेमिस्ट्री थर्मोफिजिक्स भी लगेगी इसमें, तो क्योंकि वो भी पढ़ा नहीं है तो एनर्जी को हम टच नहीं करेंगे अभी। और डिफिकल्ट होगा अगर सरफेस टेंशन लग जाए, तो ये प्रॉब्लम एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। अब आप ये कह सकते हो IPHO लेवल का प्रॉब्लम होगा वो। IPHO थर्मोडायनेमिक्स भी कंसीडर हो रहा है, सरफेस टेंशन भी कंसीडर हो रहा है, इलास्टिसिटी भी कंसीडर हो रही है, मतलब फिजिक्स में जो कुछ हो सकता था सब कुछ डाल दिया जाए। और एक और बता दूं, आप जिनकी भी इलास्टिसिटी पढ़ रहे हो, जिन मटेरियल्स की इलास्टिसिटी पढ़ रहे हो, वो सारे मटेरियल स्प्रिंग जैसा काम करेंगे, और अगर वो स्प्रिंग जैसा काम करेंगे तो इन सारे मटेरियल्स में इलास्टिसिटी की वजह से SHM भी होगा। SHM इन इलास्टिसिटी भी टॉपिक आएगा अभी। और जस्ट थ्योरी कंप्लीट करने के लिए, न्यूमेरिकल तो अगली क्लास के लिए होगा, थ्योरी कंप्लीट करने के लिए तीसरा टाइप 3 ऑफ द डिफॉर्मेशन, वो है डिफॉर्मेशन इन शेप ऑफ ऑब्जेक्ट, बट साइज नहीं बदलेगा उसका। और डिफॉर्मेशन इन शेप भी बड़ा यूनिक स्टाइल का, बहुत ही यूनिक स्टाइल का चेंज करना है मेरे को। तो वो चेंज क्या है? जैसे ये किताब रखी जाए अगर, ठीक है, तो ये अगर बुक रखी जाए तो अभी आप देख सकते हो इसके सारे पेजेस बिल्कुल बहुत बढ़िया कवर है, आप बिल्कुल एक लेवल पे देख सकते हो इसको, सारे पेजेस एक साथ है।
अब अगर इस किताब को नीचे मैं ऐसे पकड़ लूं बॉटम साइड से, और ऊपर साइड से अगर मैं फोर्स लगाऊं, ध्यान दीजिए, आप अपने पास भी कर सकते हो, अगर ऊपर से मैं इसके पैरेलल ही फोर्स लगाऊं, जो बुक का कवर है उस कवर के बिल्कुल पैरेलल, तो पैरेलल फोर्स लगाते ही क्या होगा, ये जो बिल्कुल वर्टिकल साइड है, परफेक्ट वर्टिकल साइड, जैसे ही आप पैरेलल फोर्स लगाओगे ये स्लांटेड हो जाएगी। ये नई किताब है तो इसमें नहीं मिलेगा आपको। अगर कोई और मोटी किताब हो, छोटी छोटी और मोटी, तो उसमें आप पैरेलल फोर्स लगाओ, ये साइड जो बिल्कुल वर्टिकल दिख रही है ना, ये थोड़ी सी खिसक जाएगी आगे, स्लांटेड हो जाएगी। कर सकते हो, छोटी और मोटी किताब लीजिए। मैथ में आप यूज कर सकते हो, हाँ शुभांकर वही नाम लेने जा रहा था मैं, मैथ्स में आप आर डी शर्मा यूज कर सकते हो, छोटी मोटी किताबें। तो ऐसी कोई बुक, ऐसा कोई 3D ऑब्जेक्ट जो कुछ इस तरीके से है, परफेक्टली वर्टिकल शेप में, पूरा वर्टिकल, और इसकी अपनी कुछ डायमेंशंस होंगी, L, B और H, इसकी अपनी कुछ डायमेंशंस है L, B, H की। इसके बॉटम को मैंने फिक्स कर रखा है, मतलब अभी ये पूरा स्ट्रक्चर अगर आपसे पूछा जाए कि भाई ये किताब का ज्योमेट्री क्या है, ये सिलेंडर दिख रहा है आपको, स्फीयर दिख रहा, क्यूब दिख रहा, कीबोर्ड दिख रहा, तो ये बुक की ज्योमेट्रिकल शेप क्या बोली जाएगी अगर ये बिल्कुल ऐसे बिल्कुल बराबर बराबर है? तो आप सब बोलोगे कि भाई ये किताब जो है वो कीबोर्डिकल शेप की है। ठीक है, बिल्कुल सही है, ये कीबोर्ड है। और हमने क्या किया, इसके नीचे वाले एंड को फिक्स किया, मतलब जैसे मैंने इस बुक का जो नीचे वाला पार्ट है, ये वाला, इसको पकड़ लो या इसको कहीं पर पेस्ट कर दो ताकि ये हिल ना पाए, नीचे वाली साइड हिलनी नहीं चाहिए, और ऊपर वाले साइड पर फोर्स लगाइए, ऊपर वाले साइड पर पैरेलल फोर्स। तो हमने यहां पर एक पैरेलल फोर्स F लगाई, और उसका रिस्पॉन्स क्या मिला मुझे, क्योंकि डिफॉर्मेशन के लिए पहले कुछ तो एक्सटर्नल फोर्स लगाओ, तो जैसे ही मैंने एक्सटर्नल फोर्स बिल्कुल सरफेस के पैरेलल लगाई, ये इसकी ऊपर वाली लेयर और नीचे वाली लेयर जो बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर थी, नीचे वाली लेयर तो नीचे ही रह गई, ऊपर वाली थोड़ी आगे बढ़ गई, मतलब दो लेयर्स के बीच रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट आ गया, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट बिटवीन द बॉटम लेयर एंड द टॉप लेयर। मतलब डिफॉर्मेशन के बाद नीचे वाली लेयर तो जहां थी वही है, हाँ जी निहल, पैरेलल पाइप जैसा, मतलब ये चीज क्या हो जाएगी, ये तो फिक्स रहेगा लेकिन ऊपर वाली लेयर खिसक गई, ये वाली लेयर थोड़ी सी आगे खिसक जाएगी। किताब में करके देखो, मोटी किताब करके देखोगे, ये समझ में आ जाएगा कि ऊपर वाला कवर, जो कवर पेज है वो आगे चला जाएगा, बॉटम पेज अपनी जगह और कवर पेज पहले दोनों बिल्कुल ऐसे चिपके होंगे, और एक आगे बढ़ गया, रिलेटिव मोशन आ जाएगा इनके बीच में। हाँ, केमिस्ट्री में प्रदीप भी कह सकते हो, ठीक है। तो ये जो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट आता है दो लेयर्स के बीच में, ये भी एक डिफॉर्मेशन है, ये थर्ड टाइप का डिफॉर्मेशन है। और अगर ये मटेरियल x अमाउंट, मतलब इसकी ऊपर वाली लेयर अगर x डिस्टेंस आगे चली गई नीचे वाले के रिलेटिवली, इसके रिलेटिव ऊपर वाली लेयर x का डिस्प्लेसमेंट कर रही है, मतलब दैट इज रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट बिटवीन द टॉप लेयर एंड द बॉटम लेयर, और टॉप लेयर और बॉटम लेयर के बीच में सेपरेशन स्मॉल h का, तो दैट रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट divided by separation between the two layers, relative displacement divided by separation between the two layers, ये यहां पर स्ट्रेन है, ये डिफॉर्मेशन का मेजरमेंट है, डिग्री ऑफ डिफॉर्मेशन, एंड प्रिसाइजली इसको तीसरी कैटेगरी में डाला गया है, शेयर स्ट्रेन, SHEAR,
शेयर स्ट्रेन के नाम से जाना जाएगा इसको। तो अलग अलग टाइप है, अलग अलग नाम। और जो फोर्स हमने लगाई है वो बुक के ऊपर वाले कवर पेज पे लगाई थी। एक बार फिर से वो किताब दिखा रहा हूं। तो जो कवर पेज का एरिया होगा, मतलब इसकी डायमेंशंस, लेंथ, ब्रेड्थ, तो इसका अपना कुछ एरिया होगा, और जितनी फोर्स आप लगा रहे हो पैरेलल साइड से, पैरेलल फोर्स, दैट फोर्स डिवाइडेड बाय इसका एरिया, बुक का कवर एरिया, वो चीज डिफाइन हो जाएगी स्ट्रेस, एंड प्रिसाइजली शेयर स्ट्रेस का नाम दे दो। मतलब यहां पर एरिया मतलब क्या, इस प्रॉब्लम के अंदर अगर मुझे एरिया लिखना हो तो मैं क्या लिखूंगा, L इंटू बी, बी इंटू एच, L इंटू एच। कौन से एरिया की बात कर रही है हम यहाँ पर? तो वो वाला एरिया जिस एरिया के पैरेलल में फोर्स लगाई गई है, जिस एरिया के पैरेलल में फोर्स लगाई जा रही है वो एरिया। मतलब शेयर स्ट्रेस एक एरिया के पैरेलल फोर्स से आता है और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस एरिया के परपेंडिकुलर फोर्स से आता है। मतलब यहां पर एरिया का मतलब, इस क्वेश्चन में एरिया का मतलब हो जाएगा L इंटू बी। और एज यूजुअल इनके बीच प्रोपोर्शनलिटी है, इनके बीच प्रोपोर्शनलिटी है। F बाई ए इक्वल टू सम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, some modulus of elasticity into strain, and this time the modulus of elasticity is eta, eta से denote कर रहे हैं, modulus of elasticity eta, and eta is called as shear modulus of elasticity, which is again measurement of the resistance against relative displacement. शेयर मॉडुलस मैथमेटिकली क्या है वो छोड़ दीजिए, फिजिकली शेयर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मेजरमेंट है उस रेजिस्टेंस का जो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट को अपोज कर रहा होगा। मतलब अगर एक मटेरियल का शेयर मॉडुलस ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, तो उसमें ऊपर वाली लेयर और नीचे वाली लेयर के बीच रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट बहुत कम आएगा और उसका क्यूबॉइडिकल शेप क्यूबॉइडिकल ही रहेगा। बट अभी क्या हुआ, हाँ जी विस्कोसिटी से रिलेट करेंगे इसको। अभी क्या हुआ कि ये क्यूबॉइड से पैरेललोपाइप्ड हो गया। ये जो मटेरियल था पहले क्यूबॉइड था और स्लैंटेड डिस्प्लेस होने के बाद क्यूबॉइड से पैरेललोपाइप्ड। एक चीज नोटिस करिएगा, ना तो इसकी डायमेंशंस चेंज हुई हैं, ना इसका वॉल्यूम चेंज हुआ है। डिफॉर्मेशन फिर किस चीज में आ रहा है? यहां पर जितनी डायमेंशंस थी वैसी ही थी। इसमें ऊपर का फोर्स लगा देंगे तो ऐसा नहीं है कि ये लेंथ बुक बड़ी हो जाएगी, ये डायमेंशन बढ़ जाएगी, ये डायमेंशन, कोई डायमेंशन बढ़ने वाली नहीं है इसमें से, और ना ही इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। सिर्फ इसका स्ट्रक्चर बदल जाएगा कि जो बिल्कुल वर्टिकल साइड है, जो साइड बिल्कुल वर्टिकल है वो थोड़ी तिरछी हो जाएगी, स्लांट हो जाएगी, पैरेललोग्राम के फॉर्म में आ जाएगा। ये थर्ड टाइप ऑफ इलास्टिसिटी, शेयर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, तो बच्चा अभी आज यहीं पर खत्म करेंगे। मतलब आपकी थ्योरी कंप्लीट की है, एक लेक्चर और लेंगे न्यूमेरिकल्स कराने के लिए। आज के लिए सॉरी कि जो इंटरेक्शन नहीं हो पाया अभी हमारा आपका कोई भी, बट ठीक है। धन्यवाद एंड थैंक यू वेरी मच। बाय बाय। थैंक यू सर।